हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला चल रहा है उसका आज ये दूसरा वीडियो होगा। वे सभी भाई बहन जो डीएलएड में मैथ के पेपर में या प्रश्न पत्र में फेल हो जाते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया है ना कि आप यदि सीरीज का अध्ययन बढ़िया से कर लेते हैं, यानी उन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं जो सीरीज में दिए गए हैं, तो भी आप 20 प्लस नंबर को पा जाएंगे। पास होने के लिए तो 13 नंबर प्लस चाहिए आपको, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट बनाना है तो आप जितनी भी सीरीज आपके पास हो, राजन हो या जो भी सीरीज आपके पास हो, वे सभी सीरीज का अध्ययन अच्छे से कर डालें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो श्रृंखला चालू किया हूं, इसके बाद आपका अति लघुत्तरी प्रश्न चलेगा। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूंगा और सभी सेमेस्टर का वीडियो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जो भाई बहन फेल होते हैं, सोचते हैं मैं डरते हैं फेल हो जाने से और फेल भी हो जाते हैं, उनको अब डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं इस वीडियो का अगला सवाल। कहता है कि संख्याओं 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 10, 65, क्या है प्यारे साथी? 10, 65 और 91। 10, 65 और 91 का लासा ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे सवालों को आप एलसीएम तेजी से भी निकाल सकते हैं या फिर पहले आप क्या करें, 5 से काट दें। 5 दूनी 10 और 5 13 में 65 और 91 ना 5 से कटेगा तो रहने दिया जाए। अब आप 13 से काट सकते हैं। 2 13 1 13, 13 7 91। अब देखेंगे कोई समान रूप से एक दूसरे से नहीं कटती है, तो बस आप इसी प्रकार से आपस में गुणा करा लेंगे, वही संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। यानी 5 गुणे में 13 गुणे में 2 गुणे में 7, ये आपस में गुणा एलसीएम बताएगा। तो प्यारे साथी, 5 दूनी 10, 10 गुणे 13 यानी 130 और 130 गुणे में 7, तो 13 7 91 और आ जाएगा प्यारे साथी 910। इस संख्या का एलसीएम हो जाएगा। यानी संख्याओं 10, 65 और 91 का एलसीएम आप देख पा रहे हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 910 हो जाएगा। और आपको लिख कर आना है एलसीएम 910। कह रहा दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। तो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच ढेर सारी परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच ढेर सारी अनंत परिमेय संख्या होती है। वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, वे सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगला सवाल आपके पास है 53 नंबर। देखो कह रहा इसका मान ज्ञात करो, तो बस इन ब्रैकेट को खोल दो, 3 गुणे 7 लिख दो, आप 3 गुणे 7 लिख दो और प्लस है तो 2 गुणे 7 लिख दो। ये जहां भी कहीं आपको ऑप्शन में दिख जाए, या अगर आपको लिखने वाला होता तो आप इसको लिख देते हैं कि यही आपका उत्तर है, या फिर इसका गुणा भी आप उत्तर दे सकते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि x - 7 और x - 9 का गुणनफल है। अब देखिए x - 7 और x - 9 का गुणनफल आपको बताना है। x - 7 और x - 9 ये किसका गुणनफल है? ये किसका गुणनफल है? तो आप इसे गुणा कर लो, सवाल का उत्तर मिल जाएगा। x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा -7x हो जाएगा, x 9 का गुणा -9x हो जाएगा, 7 का गुणा 9 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में माइनस माइनस से जोड़ लो। x स्क्वायर -9 7 16, x और प्लस में 63, x स्क्वायर
यक्स स्क्वायर माइनस 16 यक्स प्लस में क्या है 63, यक्स स्क्वायर माइनस में 16 यक्स और प्लस में 63, ऑप्शन नंबर आ है सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब सारे सवालों को कह रहा है x माइनस 7 और x माइनस 9 का गुणनफल किसका गुणनफल है, तो इसी का फैक्टर करने पर प्राप्त हुआ था, इसलिए सवाल का उत्तर। अगला सवाल देखेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार क्या होगा। देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार, क्या, आधार और गुणे में ऊंचाई, आधार गुणे में ऊंचाई। अब आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग सेंटीमीटर, 1/2 आप यहीं से नोट करोगे और आपसे पूछा है कि बताओ आधार क्या होगा और ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखोगे 2 चौके 8 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है कट जाएगा, और 4 गुणा में है 4 बटे में आ जाएगा, और 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी आधार कितना आ जाएगा भैया, आधार 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपसे पूछा था कि बताओ उसका आधार कितना है, तो आपको टिक लगाना था 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल आपका है, क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा 16, 32 और 64 का लासा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, लासा। किसका ज्ञात करना है, 16, 32 और 64 का लासा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे भाग विधि बना लो और एक काम कर लो, ऐसे इनको रेखाओं में बांट लो। अब देखो 16 से डायरेक्ट काट दो, 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 चौका 64, 16 चौका 64 आप लिख लो, 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 चौका। फिर 2 से काट दो, 2 एकन, यहाँ 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, जब तक काटो कि जब तक 1 ना आ जाए, एलसीएम उसी से बनेगा। अब देखोगे 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 32 दूना 64, यानी इन सवाल का उत्तर एलसीएम होगा लघुत्तम समापवर्तक, वह छोटा से छोटा मान, वह छोटा से छोटा मान जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। अब आप देखेंगे कि आपने एलसीएम क्या निकाल लिया, 64, तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, 64 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला कहता है सवाल, आप देखेंगे, कहता है कि समीकरण, क्या कह रहा है, कह रहा है कि समीकरण 1.5y माइनस 7 और बराबर 0.5y को हल करिए। अब ध्यान देना, मैं एक काम कर देता हूं कि 0.5 को उधर उठा के कर देता हूं। चलिए मैं लिख देता हूं, क्या दिया गया है, 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y दिया गया है। 1.5y देखेंगे, 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y कह रहा, इसको हल करिए। तो आप क्या करेंगे, 0.5y उठा के इधर लाएंगे तो इधर आ जाएगा माइनस 0.5y हो जाएगा, और 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, और 1.5y यहाँ आधा है, यहाँ 1.5 है, आधा जब घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1y, और 1y बराबर 7, और यही सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। यानी y का मान क्या आने वाला है यहाँ पर 7, और आप लगा के आओगे बा, ऑप्शन नंबर बा लगा कर आओगे। अगला क्वेश्चन है कि भैया इनको हल करने पर क्या आएगा। अब आप देख लो कि इनको जब हल करेंगे तो ध्यान देना, यानी इनका इनके साथ गुणा दिया है y गुणे z। देखो मैं यही कर दे रहा हूं क्योंकि समय और जगह बड़ा है क्वेश्चन, आपको समझना। देखो y गुणे z है तो क्या आ जाएगा yx, और फिर y गुणे x है तो माइनस, यहाँ z है बाबू, यहाँ z है, आपको क्या लगाना है, z लगाना है, z लगाना है ताकि आपका उत्तर गलत ना होने पाए। देखो y गुणे z यानी yz, और y माइनस x मतलब yx। अब यहाँ प्लस, यहाँ देखो zx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, zx हो जाएगा, और माइनस zy हो जाएगा, और प्लस में फिर लगाओगे xy हो जाएगा, और माइनस xz हो जाएगा। अब देखोगे माइनस xz और zx दोनों कट गया,
वाई जेड से वाई जेड कट गया और वाई एक्स से वाई एक्स कट गया और खत्म हो गया। सारा मान क्या आ गया? 0 के रूप में, यानी सवाल का उत्तर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 10 सवाल का उत्तर आ गया। अगला कह रहा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करो। अभी अभी मैंने इस वीडियो में एक सवाल बताया था। 48 वर्ग सेंटीमीटर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसका आधार बताओ। और यहां पर ऊंचाई पूछ लिया गया है, तो इस सवाल को आप हल करोगे, पिछला सवाल देखकर जरूर हल करोगे। मैंने आपको बता दिया है कि सवालों को कैसे लगाना है और आपके एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे। एक सवाल देखकर उस टाइप के सवाल को आपको हल करना है। इस सवाल को आपको हल करना है और हल करके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है कि परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या बताइए। तो भैया -4/9 से छोटी संख्या -5/9 होगा, इससे छोटी संख्या -6/9 होगा और इससे छोटी संख्या -7 क्या होगा? 9 होगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन में मैच कर जाएगा, यानी -7/9 यही आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे इससे भी छोटी संख्या -7/9 है, यही परिमेय संख्या। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। भैया पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है 0। बस इतना याद रखो, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0। देखो 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। इस सवाल को भी आप लगाकर उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करोगे, क्योंकि लासा निकालना आपको बहुत कुछ बता दिया गया है। अब 56, 70, 84 का लासा आपको निकालना है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आता है लासा निकालना। लासा निकालना आपको सिखाया जा चुका है। तो इस उत्तर को आप, इस सवाल को जरूर लगाओगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर सेंड करोगे। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। देखो समीकरण 2.8x बराबर 5.4 बराबर x कह रहा हल करो और उत्तर बता दो। तो मैं एक काम कर दे रहा हूं, x को ट्रांसफर कर दे रहा हूं, x इधर आ जा रहा है और चूंकि ये माइनस हो जाएगा। और देखोगे ध्यान देना, यहाँ 2.18x है, तो जब 2 दशमलव में से 1 घटेगा तो बचेगा 1.8x है और बराबर क्या आएगा? 5.4 बचेगा। अब देखो 1.8 को बटे में ले जाओ, 1.8 x का मान आ जाएगा। दशमलव से दशमलव खत्म, 18 तिया 54 और आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। कह रहा यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अब देखो कितना अच्छा सा सवाल आया है कि भैया एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। एक समबाहु त्रिभुज है आपके सामने। एक समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और उसका क्षेत्रफल का मैंने आपको सूत्र बताया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। और यहाँ देखोगे 400√3 दिया है और यहाँ पर आप 4√3/4 लिखो और भुजा स्क्वायर लिखो। देखो √3 से √3 दोनों तरफ कट गया, 4 बटे में है, 4 गुणे में आ गया। अब वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा? वर्गमूल। और 4 मिलकर बाहर हो जाएंगे और 2 जीरो मिलकर 1 जीरो बाहर आ जाता है, यानी ए आ गया, भुजा आ गई। और भुजा सभी बराबर है तो 40 गुणे 40, 40 और 40 सभी भुजाएं बराबर हैं। तो परिमाप बराबर क्या होता है? आपको पता है परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा और 3 गुणे 40 मतलब 40 तिया 120 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है, या मीटर है तो मीटर लगाएंगे। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 120 सेंटीमीटर आपको लगा लेना है। बात तो समझ में आई? समबाहु त्रिभुज का सूत्र पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। सारा सूत्र आप याद कर लोगे, सारा तरीका याद कर लोगे और एग्जाम में पेपर देने जाओगे फेल नहीं होगे। चलो अगला सवाल आप देखते हैं, कहता क्या है? ध्यान दो। कहता है x² - 2xy प्लस 9x² और x² प्लस 2xy माइनस 8xy का योगफल ज्ञात करो। तो देखो ध्यान दो, योग मतलब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 2x² आ जाएगा
ये दोनों आपस में जुड़ेंगे क्या, घट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इनको जब आप जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 9, क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, 9 और वाई स्क्वायर लिखोगे, और बचा -8y²। अभी भी हल करोगे, अभी भी हल करोगे, यहां देखोगे 2x² आ गया, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, +y² बना लेंगे। अब यही जो आपके ऑप्शन में होगा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बा में है सवाल का उत्तर है आपका। अगला देखेंगे, परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या क्या है। तो बस करना क्या आपको, इसे काट देना है, 3 8 24 और 3 15 में 45, यानी -8/15 जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, -8/15। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि भैया समीकरण x/4, क्या समीकरण x/4 + 10 बराबर -4 में x का मान ज्ञात करो। अरे कुछ करना नहीं है, 10 को उठा के इधर कर दो। तो देखो यहां लिखा है x/4 प्लस में 10 बराबर -4। 10 को उठा के माइनस इधर कर दोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा भैया। माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रखा जाता है, और 4 बटे में है तो 4 गुणे में आ जाएगा। 14 चौका 56, और 56 किस में आएगा, माइनस में आएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भैया एक वर्ग है जिसकी भुजा 1.6 मीटर है और क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। और 1.6 का वर्ग क्या होता है, 16। 16 याद कर लो, 16 16 में 256 और 2 अंक पे दशमलव, यानी 2.56 वर्ग मीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। मैं सवाल को फिर से समझा दे रहा हूं। देखो कह रहा एक वर्ग है, क्या कह रहा है, एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 1.6 मीटर है और इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या दिया गया है, भुजा दिया गया है, और आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, भुजा का वर्ग है। कौन सा भाग है ये, वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी 1.6 का वर्ग, और 16 का वर्ग होता है 256, और यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, वर्ग करते समय 2 अंक पे दशमलव, यानी 256 वर्ग अगर मीटर है तो मीटर, और सेंटीमीटर अगर होगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भैया क्या दिया है, मीटर है, इसलिए सवाल का उत्तर हो जाएगा 2.56 वर्ग मीटर। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि सबसे छोटी, क्या कहता भैया, देखो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सम संख्या वह संख्या होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, और सबसे छोटी संख्या 2 खुद है सम संख्या, इसलिए सबसे छोटी संख्या सम 2 है। कह रहा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार 15 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। तो फिर से लगा के इस सवाल को भी लगा कर देना, चलो मैं लगा देता हूं। और आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुणे में ऊंचाई। अब देखो क्षेत्रफल कितना दिया है, 45, 1/2 क्या दिया है, आधार 15 दिया है, और ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो 15/2 यहां चला आएगा, 2/15, और 15 तिया 45 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, सवाल का उत्तर। बस इतना ही तो करना है। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, तो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, ढेर सारी परिमेय संख्या होती हैं, इसमें कोई पता नहीं है कितनी परिमेय संख्या होंगी। 21 के अनुवर्ती मतलब बाद वाली संख्या, 21 के अनुवर्ती यानी 22, 21 के अनुवर्ती का अनुवर्ती, अरे वाह, अनुवर्ती का अनुवर्ती संख्या दी। आपके टेट में इस टाइप का सवाल पूछा जा चुका है, तो घबराइए मत, रुकिए। आपका ध्यान किधर है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए कि अनुवर्ती की अनुवर्ती पूछा है, यानी 21 का अनुवर्ती क्या होगा, 22, और 22 का अनुवर्ती क्या होगा, 23, और टिक लगाना आपको, आंसर नंबर द, सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है,
यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैदान का जो क्षेत्रफल है हेक्टेयर में दिया गया है, यानी किस में दिया गया है, हेक्टेयर में दिया गया है। और चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000, क्या 10,000 वर्ग मीटर होता है। बात समझ में आ जाएगा। अब यहां पर क्या दिया है, कह रहा 0.5, क्या दिया देखो 0.5 हेक्टेयर मैदान का क्षेत्रफल। और आयताकार मैदान है तो आपको पता है कि आयताकार मैदान है तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जो कि क्षेत्रफल आपको दिया है 0.5 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर, तो हमें क्या करना है, इस 0.5 में 10,000 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। और इसकी एक भुजा दी गई है, एक भुजा कितनी दी गई है, 125 मीटर, तो हम दूसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। माना एक भुजा 125 मीटर तो दूसरी भुजा भी ही मान लो, 125 को बटे में ले आओगे 125 और दूसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी। देखो दशमलव से 0 खत्म हो जाएगा बाबू, और 25 से 5 से भाग दोगे 5 पचीसा में 125 होगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा, और एक 0 रह जाएगा, यानी दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, 40 मीटर की दूसरी भुजा आपकी हो जाएगी। यानी उस वर्गाकार, उस आयताकार मैदान की दूसरी भुजा 40 मीटर लंबी है। 1 घन मीटर बराबर किसके होता है, लो ये सारे पैमाने आप याद रखोगे। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। 1 घन मीटर का कोई बक्सा है या ड्रम है तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। बताइए, एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, वो त्रिभुज कैसा होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज का एक नियम काम करता है। एक त्रिभुज का नियम क्या काम करता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ध्यान देना, सबसे बड़ी भुजा बराबर शेष 2 भुजाओं के योग के। बात समझ रहे हैं। इसमें एक नियम होता है कि अगर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है और शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, बात समझ रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर क्या, शेष 2 भुजाओं के योग, भुजाओं के वर्गों, क्या भैया, भुजाओं के वर्गों का योग यदि बराबर है तो वो त्रिभुज के अंतर्गत आता है। अब देखो यहाँ क्या दिया है, देखो 5 और 3 8 बराबर 8, ये तो बराबर आ गया, 5 3 8 बराबर 8, यानी ये त्रिभुज संभव नहीं है, यानी ऐसा त्रिभुज बनाया नहीं जा सकता, ऐसा कोई त्रिभुज संभव ही नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं में प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। देखो कितना आसान है, प्राकृतिक संख्या 2 है, इतना आसान है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अरे भैया फाइनल कर लो, याद कर लो, पाई एक परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या होती है। और ध्यान रहे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है, उसको मैं हल कराने वाला हूं। 2-4 सवाल और बचे होंगे जिसको कर दिया जाए, ताकि आज अगले में आपको और कुछ आगे कराया जाए। कह रहा निम्नलिखित में से बताइए, क्या कह रहा निम्नलिखित में सर्वसमीका है। कौन सी सर्वसमीका है इसमें आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा, सर्वसमीका आपको बताना है तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ऐसे देखो, यहाँ 2x और 2x प्लस में 5 3 8 आ गया, 2x प्लस में 5 3 8 आ गया। अभी यहाँ आप देखोगे, तो 4x में से 2 घट जाएगा तो 2x बचेगा, और क्या बराबर में 6 आ गया। यहाँ देखोगे 2x और प्लस में 2 और बराबर में 2x प्लस में 2, 2 खत्म हो गया, यहाँ 0 आ गया। ये तो सर्वसमीका आपकी बराबर है। यानी जहां पर 2 पद हो और दोनों पद आपस में एक दूसरे के बराबर हो, क्या कहलाती है, सर्वसमीका, यानी बराबर 0 एक दूसरे के। तो ये आपका ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा कि हाँ यही क्या है, एक सर्वसमीका है, क्योंकि बायां पक्ष बराबर किसके होता है, दायां पक्ष के होता है। अगला आप देखेंगे, कहता है कि
3 यक्स प्लस 2 बराबर 81, तो यक्स का मान ज्ञात करो। देखो कितना आसान होगा, कहता है 3 की घात यक्स प्लस 2 बराबर 81, तो यक्स का मान ज्ञात करो। तो भैया 3 यक्स प्लस 2 को रहने दिया जाए, इस 3 को लिख लिया जाए 81 को। 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 81, यानी 3 की घात 4। अब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी यक्स प्लस 2 बराबर 4 और 2 उधर जाके घट जाएगा तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी यहां पर यक्स का मान क्या आने वाला है, यक्स का मान 2 आने वाला है और आपको ठीक करना है कि एक्स का मान क्या आ गया है, 2 आ गया, सवाल का उत्तर हो जाएगा। और ये कहता है कि इसको वर्ग का रूप क्या होगा। देखो 3 3 6 है, 3 3 6 है, तो इसे 3 अंकों में बनाकर वर्ग कर दो, सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना ज्यादा समय लगेगा, कुछ नहीं। कह रहा इसका मान ज्ञात करो। देखो कितना आसान है, कह रहा -3 बटे -4 और -5/4 और इसको हल करो। देखो माइनस माइनस खत्म हो गया, अब रह गया क्या, 3 बटे -4 और माइनस बाहर 5/4 रह गया। और जब हर समान हो तो अंश आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ और घट जाते हैं। मैंने क्या कह लिया, हर को समान कर लिया और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो -5 3 8 आ जाएगा और 4 दूनी 8 यानी -2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसका सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, -2। क्या आपको समझ में आ रहा है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। तो भैया 80 के बाद एक 83 अभाज्य संख्या है और 83 के बाद एक 89 अभाज्य संख्या है। क्या 83 और 89 दिया है, हाँ, अगर 83 और 89 दिया गया यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। कह रहा 6 के अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। 6 के अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो भैया 6 के अनुवर्ती मतलब बाद वाली संख्या, यानी आपको क्या बताना है, उत्तर नंबर दा यानी 7 सवाल का उत्तर बताना। अगला आप देखेंगे, कहता है कितना अच्छा सा सवाल है, कितना अच्छा, देखिए कहता है निम्नलिखित में से x की घात 0 का मान ज्ञात कीजिए। अरे x की घात 0 मतलब x डिग्री का मान ज्ञात करो, 0 नहीं, x की डिग्री का मान ज्ञात करो। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये और ये मिलाकर कितना बनेगा, 180, और एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण होता है। अब बताओ ये 107 अंश दिया है तो ये कितना हो जाएगा, भैया ये आपका हो जाएगा 73 अंश हो जाएगा, क्योंकि 180 में से आप 107 घटा दोगे, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ क्या बचा 7, यानी ये आपका 73 अंश, ये 51 अंश, तो ये कितने अंश का होगा यही आपको बताना है। अब आपको मैं बता दूं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो x प्लस 73 प्लस 51 बराबर 180 लिख लो आप। 3 1 4 और 7 5 12 और प्लस में x की 2 घात बराबर 180 लिख लो। 124 ला के घटा दो और x का मान पा जाओ। 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 2 गया 5 और 1 में से यानी 56 अंश सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी जो x डिग्री का मान है वो क्या है, वो 56 अंश है सवाल का उत्तर। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से एक बार देख लेंगे ताकि आपका सवाल का उत्तर हो जाए और आपको समझ में आ जाए। कह रहा सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करो। भैया सबसे छोटी पूर्णांक संख्या देखो 1 -1 और 0 इनमें से कोई नहीं है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अगर हम बात करें तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इसमें देखा जाए तो अब देखो 0 भी तो हो सकती है। मैंने कहा कि भैया 0 एक पूर्ण संख्या है और 1 2 3 4 सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। -1 -2 ये ऋणात्मक संख्या होती है, लेकिन सबको मिलाओगे तो सब क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, सभी एक पूर्णांक संख्या है। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या देखो इस ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे तो ऑप्शन के माध्यम से -1 मिलेगा। भाई सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या, -1 ही तो हुआ। या फिर आपका ऑप्शन नंबर दा बता रहा है तो इसका मतलब और भी कुछ सोचा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि -1 सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होगी इस ऑप्शन के माध्यम से। हाँ, अगर आपको ऑप्शन में दिया है कि इनमें से कोई नहीं तो ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत छोटी से छोटी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कह रहा उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 सेंटीमीटर दिया है या 3 दिया है। अरे परिमाप
परिमाप बराबर एक भुजा एक भुजा एक भुजा, 3 परिमाप दिया मतलब सभी भुजाओं की लंबाई 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बता दिया है कि भैया किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में क्या भुजा स्क्वायर, और √3/4 और a का मान 1 है यानी 1 स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या आ गया, केवल और केवल √3/4 सवाल का उत्तर हो जाएगा। और जहां कहीं होगा √3/4 मीटर स्क्वायर, देखिए यहां क्या दिया भैया, मीटर रूटर कुछ नहीं दिया है, परिमाप 3 है केवल दिया, क्या दिया 3, तो आप √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे कि √3/4 मीटर स्क्वायर लगाएंगे, ये आपके लिए कंफ्यूजन का सवाल है। इसका उत्तर हम सबको दिलाने का प्रयास कर सकते हैं भैया, हाँ इसका उत्तर सबको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं यूनिट नहीं दिया गया, परिमाप केवल दिया है 3 दिया है, 3 दिया है मतलब अब 3 क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर में है, कैसे पता चलेगा। अब ध्यान देना, इस सवाल के लिए आयोग सबको नंबर देगा, या जो आप बोर्ड कॉपी चेक करेंगे वो अगर समझदारी दिखाएंगे तो इसमें सबको नंबर देंगे, क्योंकि अगर कोई भी चाहे तो ये लगा सकता है और ये भी लगा सकता भैया √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन पता इसमें सेंटीमीटर था, कौन पता इसमें मीटर था, तो यानी इसका और बात दोनों सवाल का उत्तर होगा। और आयोग से गुजारिश है कि इस सवाल का उत्तर, अगर ऐसा सवाल आप बनाते हैं तो जरा सोच समझ कर बनाइए, और उत्तर अगर मान लीजिए बच्चे आपने दे ही दिया तो नंबर सबको मिलना चाहिए इस पर। प्यारे साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश DELED सेकंड सेमेस्टर का राजन सीरीज का जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का श्रृंखला था वो मैंने आज समाप्त कर दिया इस तीसरे वीडियो के माध्यम से। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।